फटाफट ये डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। एक काम करो सब लोग, पहले जो सेक्शन 135 का पार्ट था लास्ट कल देखा था, 16 पॉइंट्स थे उसमें सेक्शन 135 में, और कैसे स्टार्ट हुआ कैसे खत्म हुआ आपको समझा नहीं होगा, बिकॉज आखिरी के 15-20 मिनट थे। तो इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, पहले एक बार सेक्शन 135 के जो 16 पॉइंट्स है, जिसमें लास्ट पार्ट हमारा शेड्यूल 7 के एक्टिविटीज थे 11। पॉइंट नंबर 1 मीनिंग ऑफ सीएसआर था। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा वहां पर वो जो सेक्शन 135 का क्लासरूम नोट्स का डिस्कशन दिया ना, पेज नंबर क्या हो 36, उस 16 पॉइंट्स स्टडीड को आप रेफर करोगे और उसके कंटेक्स्ट में हर पॉइंट को वहां पर जाके याद रखने की और याद रखने की मुश्किल है, याद करने की कोशिश करोगे उसके कंटेक्स्ट में इसका मतलब क्या है। अच्छा, पहला मीनिंग ऑफ सीएसआर, तो सर ने यहां पर कहा था मीनिंग ऑफ सीएसआर में वो सारे प्रोजेक्ट्स और वो सारे प्रोग्राम्स जिसके अंदर शेड्यूल 7 के सारी एक्टिविटीज स्पेसिफाइड, शेड्यूल 7 में जो स्पेसिफाइड एक्टिविटीज है वो है, या फिर जिसको क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक सीएसआर पॉलिसी के तहत जो सीएसआर कमेटी ने रेकमेंड की थी उसको अप्रूव किया। अगर कोई कंपनी सीएसआर करना चाहेगी अंडर सेक्शन 135, सीएसआर का मतलब क्या है, शेड्यूल 7 के स्पेसिफाइड एक्टिविटीज या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो सीएसआर कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो सीएसआर पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट किया, उसको इंप्लीमेंट किया, दैट विल बी इंक्लूडेड इन सीएसआर ना। फिर ये सीएसआर कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है? एवरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी। सब लोग बोलो मेरे साथ, आप नोट्स को रेफर करके बोलो। एवरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी और अ फॉरेन कंपनी हैविंग अ ब्रांच और हेड ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस और ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, जिसका नेटवर्थ कम से कम 500 करोड़ का है, जिसका टर्नओवर कम से कम 1000 करोड़ का है, या जिसका नेट प्रॉफिट कम से कम 5 करोड़ का था इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उनको सीएसआर के तहत सीएसआर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। और मैं एप्लीकेबिलिटी से तुरंत अब लिंक करूंगा, जिसको एप्लीकेबल है उसे पॉइंट नंबर 11 कंट्रीब्यूशन, कितना एक्सपेंडिचर करना है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था पॉइंट नंबर 11 कंट्रीब्यूशन में एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, एवरेज 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट क्या है ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। अच्छा, एक्सक्लूजन ऑफ कंपनीज फ्रॉम सेक्शन 135, जो स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनीज है उन्हें 5 साल तक तो एक्सक्लूड है, और वो कंपनी जो सीएसआर के कैटेगरी में आ गई एप्लीकेबल था, बट कंटिन्यूअसली कॉन्जिक्यूटिवली 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक अब वो कंपनी सीएसआर के उस नेटवर्थ, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट के क्राइटेरिया से बाहर है, तो 3 साल होने के बाद 4th ईयर से एक्सक्लूड हो जाएगी। अरे बोलो भाई, मतलब वंस एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जैसे एनएफआर के केस में देखा था, याद है क्या? अरे बोलो। देन कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी, सीएसआर कमेटी का कंपोजिशन हमने देखा था, अगर एक पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 3 डायरेक्टर, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होगा, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है तो उनके लिए 3 डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुआ नहीं है तो भी चलेगा। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये सिर्फ पब्लिक कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए है, लिस्टेड कंपनी, यस और नो। देन अगर एक प्राइवेट कंपनी जिसमें 2 ही डायरेक्टर्स है तो उसमें 2 डायरेक्टर्स होंगे। एक फॉरेन कंपनी है तो उस केस में एक रेसिडेंट इन इंडिया होगा और एक नॉमिनी ऑफ द फॉरेन कंपनी, जो बाहर की कंपनी है उसका एक नॉमिनी होगा इन द सीएसआर कमेटी। डिस्क्लोजर ऑफ सीएसआर कमेटी, जो भी कंपोजिशन है सीएसआर कमेटी का, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में सेक्शन 134 के तहत हमें डिस्क्लोज करना जरूरी है। ड्यूटीज ऑफ द सीएसआर कमेटी, सर ने कहा था सीएसआर कमेटी। अच्छा, तो सीएसआर कमेटी सबसे पहले सीएसआर की पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, उसे रेकमेंड करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए असिस्ट करेंगे और उसका एनफोर्समेंट मॉनिटर करेंगे, ये उनके ड्यूटीज हुए। फिर जो सीएसआर पॉलिसी बनानी है, उस सीएसआर पॉलिसी को बनाते वक्त शेड्यूल 7 के सारे एक्टिविटीज जो है, लिस्ट ऑफ ऑल द सीएसआर प्रोजेक्ट गिवन इन शेड्यूल 7 वही इंक्लूड होने चाहिए। इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल बनेगा,
सीएसआर का प्रोसेस और प्रोजेक्ट प्रोग्राम का मेंटेनेंस प्रॉपर एक हम कह सकते हैं वर्क फ्लो, मतलब सीएसआर पॉलिसी जो बनाई है उसको कैसे शुरुआत से लेके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस बनेगा, मैकेनिज्म डेवलप होगा। सीएसआर पॉलिसी बनाते वक्त ध्यान रखना है जो कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है वही सीएसआर पॉलिसी के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जो भी सीएसआर पॉलिसी के तहत सीएसआर एक्सपेंडिचर किया जाएगा उससे जो भी सरप्लस मिलेगा वो सरप्लस आपके बिजनेस का इनकम माना नहीं जाएगा, वो फिर से सीएसआर के लिए यूज होगा। अरे बोलो, ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो क्योंकि हमने ड्यूटीज ऑफ क्या देखा, सीएसआर। याद है हमने पेड़ा देखा था, पेड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, पेड़ा में पी स्टैंड्स फॉर, सिर्फ मेरे पास बोलो मत उधर देखो, तो मतलब क्या, जो सीएसआर पॉलिसी को वेबसाइट पे प्लेस करो। देन ई स्टैंड्स फॉर सारे एक्टिविटीज जो है वो शेड्यूल 7 के तहत है कि नहीं वो इंश्योर करो। देन डी स्टैंड्स फॉर सीएसआर पॉलिसी को बीओडी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो। एंड ए स्टैंड्स फॉर जो भी रेकमेंड किए सीएसआर पॉलिसी सीएसआर कमेटी ने उसको अप्रूव दो। कॉन्ट्रीब्यूशन वी हैव डिस्कस्ड, कॉन्ट्रीब्यूशन के पार्ट में हमने एक पॉइंट देखा था, कॉन्ट्रीब्यूशन देते वक्त आपको पहले प्रेफरेंस लोकल एरिया को देना है। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त जो ओवरसीज ब्रांच अगर सब्सिडी है उसका नेट प्रॉफिट ऐड नहीं होगा। कोई डिविडेंड इनकम मिला है, किसी और कंपनी से आपको इनकम मिला है डिविडेंड के फॉर्म में, वो भी आपके नेट प्रॉफिट में आएगा नहीं, जब एवरेज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट आपके बैलेंस शीट पीएनएल का जो पीएनएल का नेट प्रॉफिट है वो हम नहीं लेंगे, बिकॉज पीएनएल के नेट प्रॉफिट में आपके कोई बाहर की सब्सिडी का या डिविडेंड इनकम वो भी आ सकता है ना। अरे बोलो भाई, अगर आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, फेलियर टू कंट्रीब्यूट, तो उसके लिए हमने देखा था यू हैव टू गिव रीजन। अरे बोलो, रीजन के साथ साथ इसको बीओडी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है ना, जो रीजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू सीएसआर एक्टिविटीज थ्रू, किसके थ्रू करना है, एक तो कंपनी का खुद एक एस्टेब्लिश सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी होगा कंपनी का, या कंपनी ने किसी और कंपनी के साथ मिलकर किया होगा एस्टेब्लिश, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अप्रूव्ड रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट या कोई सेक्शन 8 कंपनी वहां पर, या फिर एग्जिस्टिंग कोई ऐसी सेक्शन 8 कंपनी जिसके पास 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है सीएसआर एक्टिविटीज करने का। अरे बोलो, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर सब लोग है ना। देन सीएसआर के उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज में क्या काउंट नहीं होगा, अगर किसी कंपनी ने इंडिया के बाहर प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए वो काउंट नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर एम्प्लॉय के फैमिलीज के लिए किया हुआ खर्चा है वो काउंट नहीं होगा, अगर वो काउंट होना भी है तो मैक्सिमम कितना होगा, 5%। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है सेक्शन 182 के तहत, वो काउंट नहीं होगा, करेक्ट। देन हमने देखा था अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए एक्सपेंडिचर करती भी है तो उस कंपनी का कम से कम 3 years का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। वो दिया था ना, कंपनीज में बिल्ड सीएसआर कैपेसिटीज फॉर देयर ओन पर्सनल एज वेल एज जिनके थ्रू वो बिल्ड कर रही है, एज वेल एज ऑफ देयर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज थ्रू एनी इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 3 years ट्रैक रिकॉर्ड प्रोवाइडेड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज लेस देन इक्वल टू था ना, हमने चेंज किया था ना उधर, लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर। सब लोग है ना। पैनल प्रोविजंस में हमने देखा था फेलियर टू डिस्क्लोज हुआ सीएसआर कमेटी के कंपोजिशन को या रीजन को बीओडी रिपोर्ट में, तो ऐसे केस में सेक्शन 134 का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ इसलिए उसकी पेनल्टी, और इन दोनों कॉन्ट्रीब्यूशंस के अलावा कोई और कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो सेक्शन 450 जो एक जनरल सेक्शन है, सेक्शन 450 मैंने कहा था पूरे कंपनीज एक्ट में जिस किसी सेक्शन के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है उसमें सेक्शन 450 का पेनल्टी आता है, इसमें ₹10,000 अपफ्रंट पेनल्टी लगेगा, प्लस हर डे के लिए ₹1,000 पेनल्टी होता है। शेड्यूल 7 के वो 11 एक्टिविटीज थे, करेक्ट। उस 135 से पहले हमने 134 देखा था बीओडी रिपोर्ट, उसको समरी मैंने बीओडी रिपोर्ट की आपको पेज नंबर 32 पर समरी दिया था। उस पेज नंबर 32 पर जो समरी दिया उसमें बीओडी रिपोर्ट में ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया। पहले कौन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथेंटिकेट? अरे बोलो, सो गए क्या सब लोग? कौन करता है? चेयरमैन ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर 2 डायरेक्टर्स जिसमें से एक एमडी होगा एंड सीईओ अगर वो डायरेक्टर है तो, सीएफओ अगर कंपनी में अपॉइंटेड है तो, कंपनी सेक्रेटरी अगर अपॉइंटेड है तो। ये सुनो,
1% कंपनी के केस में वो 1% वन डायरेक्टर ही साइन करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथेंटिकेट किए जाएंगे उसमें हमने देखा था स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट इज दैट? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथेंटिकेट होंगे, स्टैंड अलोन होंगे ना। और व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्टैंड अलोन? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनेगा उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर बीओडी रिपोर्ट बनेगा ना। अरे बोलो। फिर बोर्ड रिपोर्ट के जो कंटेंट्स थे 16 कंटेंट्स, एंड 16 कंटेंट में 16 पॉइंट था अदर स्पेसिफाइड मैटर्स। तो वो जो 16 कंटेंट्स है वो 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। भाई इधर उधर ध्यान मत दे, अब फोकस मेरी तरफ रख। रिवीजन करने के लिए मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं इधर। तो 134 के अंदर हमने देखा था कि बीओडी को क्या करना पड़ेगा, बोर्ड 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी को क्या है, वो कंटेंट्स ऑफ बीओडी रिपोर्ट एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट दे सकते हैं। फिर उसमें एक पॉइंट देखा था, एक लिस्टेड कंपनी है या पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका 1 करोड़ के ऊपर क्या है, 1 करोड़ के ऊपर क्या था, पेड अप शेयर कैपिटल था, या 1 करोड़ के ऊपर जो एक और कंटेंट था ना, कंटेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अरे भूल गए क्या? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाला पार्ट, जिस लिस्टेड कंपनी को या जिस पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ के ऊपर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 सीआर है, उनको एक अलग से एडिशनल कंटेंट देना बीओडी रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये सुनो, स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जानकारी दी है वो उन्हें बीओडी रिपोर्ट में अलग से देने की जरूरत नहीं है। ये भी डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। सर ने कहा ओके डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, मतलब कहीं ना कहीं जो बीओडी रिपोर्ट बना है उस बीओडी रिपोर्ट या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त, बैलेंस शीट पैनल को बनाते वक्त डायरेक्टर्स को एक जिम्मेदारी लेनी है कि उन्होंने सारे एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसको फॉलो किया। उसमें देखा था आप लाड या आप दाल, याद है सब लोग है ना। साथ ही साथ उन्हें यह ध्यान रखना है कि सारे अकाउंटिंग पॉलिसी जो यूज किए वो कंसिस्टेंटली यूज किए। देन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर लेना है। सर ने उसमें कहा था इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर में क्या था, फॉर मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड अदर कंटिजेंसीज। उसके बाद ए में एनुअल अकाउंट जो थे वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर मेंटेन हुए। लिस्टेड कंपनी है तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स वर एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। एंड देन लास्ट, डिवाइस्ड अ प्रॉपर सिस्टम टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ all the laws and the system is adequate and operating effectively। ध्यान रखना ये जो डीआरएस हमने पढ़ा है वहां पे दिया है वो सेम डीआरएस जो हम पेज नंबर 30 क्लासरूम नोट्स में देख रहे हो, पेज नंबर 31 पर आप देखना आईसीआई का जो मॉड्यूल है आपका या बैरैक्ट है उस लैंग्वेज में वहां पर 1 to 4 में दिया है। इफ यू रीड दैट ओवर देयर 1 to 4 और नेक्स्ट 33 पर अगेन वो अगले 2 पॉइंट्स ऐसे 6 पॉइंट्स है डीआरएस के। अगर वो डीआरएस का कोई भी आप पॉइंट पढ़ोगे ना, दैट इज अ टेक्निकल लैंग्वेज ओवर देयर, उसको ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके दिया मैंने। अब इसमें आप बाद में बोलोगे सर कैसे लिखने का आंसर, तो कैसे लिखना ऑलरेडी दिया है, अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके दिया। कल को कोई स्टूडेंट बोलेगा सर डीआरएस में एज इट इज लिखना है क्या, एज इट इज जो मैंने पेज नंबर 30 पर लिख के दिया वो एज इट इज लिखना है। पेज नंबर 31 और 33 पर जो दिया है वो एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे ना? अरे बोलो। फिर उस डीआरएस के बाद हमने देखा था बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करेगा। बोर्ड रिपोर्ट अगेन चेयरमैन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर 2 डायरेक्टर्स जिसमें से एक एमडी होगा। 1% कंपनी के केस में 1 डायरेक्टर। कॉन्टर्मेशन हुआ सेक्शन 134 का तो कंपनी पर 50,000 से 25 लाख का फाइन है। ये याद रखना क्यों जरूरी है, बिकॉज 134 का जो पनिशमेंट है 135 में यूज होता है और उसके साथ ऑफिस एंड डिफॉल्ट पर 3 साल तक की जेल है प्लस फाइन और बोथ इंप्रिजनमेंट फाइन और बोथ का ऑप्शन है। सब लोग हैं? दैट वाज सेक्शन 134। उससे पहले 132 का हमने जो पार्ट देखा था एनएफआरए का, उसमें मैं कहूंगा एनएफआरए के पार्ट में इंपॉर्टेंट है एनएफआरए के रूल्स क्या है जो 2018 में आया ना अभी, उस रूल्स को लेकर ध्यान रखना है। एनएफआरए वो कौन से कंपनीज के ऑडिटर है जिनका वो क्वालिटी
ऑफ सर्विस या उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ऐसे वो क्लास ऑफ कंपनीज दी थी वहां पर। उस क्लास ऑफ कंपनीज के बाद में नीचे नोट में लिख कर दिया था कि जो भी बॉडी कॉर्पोरेट्स है उन्हें एनएफआरए के फॉर्म एनएफआरए 1 के अंदर 30 डेज में इसकी जानकारी अपने ऑडिटर की जानकारी रजिस्ट्रार को देनी, सॉरी एनएफआरए को देनी है। फिर उसमें एक पॉइंट देखा था, एक बार किसी कंपनी को एनएफआरए रूल्स एप्लीकेबल हो गए तो 3 साल तक एप्लीकेबल होगा, 3 साल बाद ही वो सीज होंगे। याद है कि एक्स्ट्रा ये नोट्स लिखे था। फिर उसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि एनएफआरए क्या पनिशमेंट देता है। तो हमने देखा था इंडिविजुअल है तो उसको डिबार करेगा प्रैक्टिस से। फाइन के अलावा फाइन इंडिविजुअल के लिए मिनिमम हम कह सकते हैं फाइन के केस में वो कहते हैं जितना ऑडिट फीस था उतना मिनिमम और मैक्सिमम 5 टाइम्स। फर्म के केस में जितना ऑडिट फीस था उतना मिनिमम या मैक्सिमम 10 टाइम्स। प्लस प्रैक्टिस से डिबार किया जाएगा मिनिमम 6 मंथ्स मैक्सिमम 10 ईयर्स। याद है क्या सबको? वो एक पार्ट है जो आपको याद रखना है एनएफआरए को लेकर। मैंने हर जगह पर कहां पर केस स्टडीज आ सकती है वो पार्ट आपको बताया हुआ है। इट इज ड्यूटी टू रीड दैट अगेन अगेन व्हेन यू स्टडी बैक एट होम। सिर्फ प्रोविजन पढ़ के नहीं होता है, आपको देखना अच्छा सर ने इसको लेकर क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, अगर अपने 135 जो हमने जैसे डिस्कस किया था कल, अभी रिवाइज किया है, जो भी अभी तक के सेक्शंस है 128 से 135, वो जो 35 क्वेश्चन दिए थे ना, वो अगर आपने उनमें से कुछ सेक्शन क्वेश्चंस पढ़े भी है तो आपको क्लासरूम डिस्कशन और वो नोट्स में से तुरंत आंसर मिलना चाहिए। आपने इन सारे सेक्शंस को पढ़ने के बाद उन 35 जो भी क्वेश्चंस है 47 क्वेश्चंस उसकी प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बहुत सिंपल बताऊं, आप रिसेंट एग्जाम का कोई भी पेपर लो, रिसेंट एग्जाम का, और वो पेपर निकाल के उसमें अकाउंट चैप्टर कोई भी चैप्टर रैंडमली, अभी अकाउंट चैप्टर तो अकाउंट चैप्टर के क्वेश्चन निकालो जो आए एग्जाम में, और वो इन पेपर के नीचे दिए हुए, सॉरी इस टॉपिक के नीचे दिए हुए क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो, गारंटीड आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आया, इससे पहले कभी नहीं पूछा था। बिकॉज एट इंटर लेवल आपको लेवल ऑफ नॉलेज वर्किंग है, और सिर्फ इन 3 चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। एट इंटर लेवल आपको लेवल ऑफ नॉलेज वर्किंग है, और ये सारे क्वेश्चंस सीए फाइनल लेवल के हैं। सो इसलिए आपको इन 3 चैप्टर्स के जो 20 मार्क है वो तो हाथ के है, करनी चाहिए हमने। तो ये हमारा कल का रिवीजन था। 136 सेक्शन अभी स्टार्ट करते हैं। आपके नोट्स में आ जाओ, वहां पर पेज नंबर 5050 पर सब लोग हैं। व्हाट इज द हेडिंग गिवन फॉर सेक्शन 136? पहले उस हेडिंग का मतलब मुझे बोलो, कंटेंट तो हम बाद में देखेंगे। हेडिंग का मतलब, उस हेडिंग का मतलब बोलो। हाँ, कोई भी हाँ, members can claim that audited financial statement. claim Claim मतलब से मांग सकते देखने के लिए। मांग सकते हैं। कंपनी का जो, सुन लो, जो मेंबर्स का राइट है वो कंपनी का ड्यूटी है। ऐसे क्या कर रहे हो? सेक्शन आप समझो, जब मेंबर्स का राइट दिया है तो इनका राइट है, मतलब किसी का ड्यूटी है। तो वो कहता है, भले ही वहां पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया, क्या दिया उन्होंने? वहां पर क्लियरली कहा है हर कंपनी को ऑडिटेड दिया। ऑडिटेड याद रखना, हमने एक क्वेश्चन देखा था जहां पे कंपनी अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना चाहती थी। आपको कहना है सेक्शन 136 के तहत हर मेंबर को कंपनी के एजीएम से, क्या एनुअल जनरल मीटिंग से पहले, कम से कम 21 डेज पहले, कितना 21 डेज पहले कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी सेंड करना कंपनी की ड्यूटी है। क्यों ड्यूटी है भाई? लॉजिक समझो, उसको पढ़ने की जगह, लर्न करने की जगह। अच्छा, मेंबर्स का राइट है, क्यों भाई? मेंबर्स कंपनी के ओनर्स है, तो जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था जिसका ऑडिट हुआ है, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर्स को जब सेंड किया जाएगा मीटिंग से कम 21 डेज पहले, तो उसे पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कंपनी का परफॉर्मेंस क्या हुआ था। तो मीटिंग में एजीएम में अगर उन्हें कोई सवाल होगा तो एजीएम में वो पूछ सकते हैं मेंबर्स। इसलिए वो कहते हैं कम से कम 21 डेज पहले एजीएम के आपको ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजना है। इस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भले ही वर्ड यूज हुआ है, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आपको ऑडिटर्स रिपोर्ट, बीओडी रिपोर्ट, ये सब भी भेजना है। अब ये सेम पार्ट मीटिंग्स चैप्टर में, मीटिंग्स चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं हर कंपनी को अपने मेंबर को एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस, ये नहीं एजीएम कंपनी की है, इसकी नोटिस भेजना है 21 क्लियर डेज पहले। कितना मतलब जब नोटिस भेजाएगा, नोटिस के साथ ही क्या मिलना चाहिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसलिए कंपनी क्या करती है, एनुअल रिपोर्ट भेजती है। क्या भेजती है, एनुअल रिपोर्ट। नाउअडेज एनुअल रिपोर्ट इज रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिकली, वो भी दिया है इसमें प्रोविजन। जो लिस्टेड कंपनीज है वो इतना बड़ा एनुअल रिपोर्ट हर मेंबर को भेजने की जगह अगर मेंबर्स का कंसर्न इन राइटिंग होगा तो उस एनुअल रिपोर्ट को अपने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल कराएगी। क्या करेगी, अवेलेबल, मतलब हर एक को सेंड करना है। देखो रिपोर्ट प्रिंट करके सेंड करना, इट इज एक्सपेंडिचर। अगर 10 लाख शेयर होल्डर्स है तो इतना ज्यादा खर्चा है। तो गवर्नमेंट ने इस 136 में लिस्टेड कंपनीज को और एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज को प्रिविलेज दिया है कि आपको ये एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिजिकली सेंड करने की जगह आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली उनके ईमेल आईडी पर भेज सकते हो, और उसका फिजिकल कॉपी इसी मेंबर को इंस्पेक्ट करना है तो रजिस्टर ऑफिस में अवेलेबल करा सकते हो। लॉजिकल है। मतलब आप इस सेक्शन को रादर देन उसको एक कैसे समझना है, उससे आपको ये कैसे पढ़ना है, ये दिक्कत दिमाग में अगर आ रही होगी, आपकी परेशानी हो रही होगी, तो आपको पहले समझना मेंबर्स की राइट है। तो मेंबर्स भाई मीटिंग से पहले उनको पता होना चाहिए कंपनी का क्या है, तो इसलिए वो कहते हैं कम से कम 21 दिन पहले भेजो। अब कई बार कंपनी का एजीएम 21 डेज के कम पीरियड से कॉल किया था, मतलब नोटिस भेजा और 15वें दिन एजीएम कॉल हुआ। फिर ऐसे केस में मीटिंग्स चैप्टर में लिखा है कि हम तो 21 डेज पहले एजीएम से नोटिस भेजना चाहिए। अब अगर आपने 21 डेज से कम पीरियड में नोटिस भेजा, शॉर्टफॉल ऑफ नोटिस है, तो उस केस में आप ये उस नोटिस के साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजोगे, वो भी लेस देन 21 डेज में भेजोगे, तो फिर क्या होगा। वो कहते हैं चलेगा अगर आपने 21 डेज से कम पीरियड पहले नोटिस भेजा एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजा तब भी चलेगा, बट उसके कुछ कंडीशंस दिए। कंडीशंस क्या दिए सुन लो प्लीज। नोटिस एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली कब भेजना चाहिए था, नॉर्मली 21 डेज पहले। भाई तो ऐसे बेटा ना सो जाएगा, 21 डेज पहले नॉर्मली भेजना चाहिए था। कंपनी नहीं भेजा 21 डेज पहले, एजीएम से कुछ 15 दिन पहले भेज दिया, 15 दिन पहले, तो इस केस में तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया। 136 का भी हो गया और मीटिंग्स चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी कॉन्ट्रावेंशन हो गया। इसलिए वो कहते हैं डजंट मैटर, आपने लेस देन 21 डेज पहले नोटिस भेज दिया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज दिया। जिस दिन मीटिंग कॉल किया गया है, मीटिंग के अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर्स के सामने एक प्रस्ताव रखो। अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो शेयर होल्डर्स के सामने प्रस्ताव रखो और बोलो जो मीटिंग में आए हुए शेयर होल्डर्स है, देखो ये 21 डेज पहले भेजना चाहिए था पर हम नहीं भेज पाए, ये दिक्कत थी, तुरंत डिसीजन हुआ और एजीएम कॉल किया गया। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, क्या कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड हु हैव 95% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। मेजॉरिटी हैविंग 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन द मीटिंग, वो अगर फेवर में वोट कर दे तो ऐसे केस में 21 डेज से कम पीरियड भेजा तो भी चलेगा। बट ये कौन से कंपनी के केस में हुआ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है अदर देन शेयर कैपिटल, तो उस केस में 95% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वो प्रेजेंट इन द मीटिंग मस्ट वोट इन फेवर। मतलब मीटिंग में अगर 100 मेंबर्स प्रेजेंट है तो 95 मेंबर्स ने उस शॉर्टफॉल के लिए कंसेंट देना चाहिए। तो उस केस में आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नोटिस 21 डेज के अंदर भेजा तब भी अलाउड है। पॉइंट नॉर्मली 21 डेज पहले भेजना है, 21 डेज से कम पीरियड में भेजा तो इसका कंप्लायंस होना जरूरी है, मतलब मेंबर्स का अप्रूवल लेना जरूरी है। अरे बोलो, इस पर्टिकुलर 136 में वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर इसमें 2-3 बातें क्या मैं आपको बता रहा हूं, देन विल जस्ट गो एंड रीड।
अच्छा, ये सारा डिस्कशन मैंने किया। फिर वो कहता है लिस्टेड कंपनी को ये सारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने मेंबर्स को सेंड करने की जरूरत नहीं है। वो अपने रजिस्टर ऑफिस में एक टाइम और प्लेस अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन मेंबर्स को कह सकते हैं आप आके चेक करो। और जो भी कंपनी के मेंबर्स है जिनका उनके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, क्या है, और मेंबर्स कंपनी को कंसेंट देते हैं कि आप हमें हार्ड कॉपी मत बेचो, सेव ट्रीज सेव एनवायरमेंट, हार्ड कॉपी मत भेजो, आपने हमें ईमेल भेज दिया तो भी चलेगा। जिनके पास ईमेल आईडी नहीं है वो कोई और रास्ते से ईमेल किसी और का ईमेल आईडी देके कंपनी को भेजने करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो कंपनी उन्हें उस एड्रेस पर भेज देगी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी खुद का नहीं है तो। बट जो मेंबर्स स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फिजिकल कॉपी चाहिए, कंपनी इज बाउंड टू सेंड देम फिजिकल कॉपी ओनली। ये उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट वहां पर दिया है। मतलब यूजुअली नाउअडेज दे विल सेंड बाय ईमेल आईडी, बट जिस मेंबर ने स्पेसिफिक रिक्वेस्ट किया है सिर्फ उसी को फिजिकल कॉपी। जिस मेंबर ने रिक्वेस्ट नहीं दिया है स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, उसको ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। अरे बोलो, ये एक सेकंड पार्ट उधर दिया। फिर वो कहता है अच्छा, अगर कोई आपकी सब्सिडरी कंपनी, क्या है, जो इंडिया के बाहर है, कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया के बाहर है और उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई सब्सिडी है, उल्टा, एक तो आपकी सब्सिडी कंपनी बाहर है या आपकी होल्डिंग कंपनी बाहर है, और आप क्योंकि जब कॉपीज भेजते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जाते हैं। अब 136 कहता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कहता है, वो कहता है कुछ देशों में, कुछ फॉरेन कंट्रीज में कंपनीज का ऑडिट कंपलसरी है ही नहीं। कुछ फॉरेन कंट्रीज में ऑडिट कंपलसरी नहीं है। अब वहां की अगर आपकी कंपनी है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हुआ ही नहीं, तो उस केस में आप अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी भेजोगे मेंबर्स को, उस पर्टिकुलर कंपनी का जो सब्सिडी कंपनी है, और उसमें दोगे, वहां पे लिखकर मेंशन करोगे कि ये अनऑडिटेड है बिकॉज उस देश में वो कंपलसरी नहीं है। बट भेजते वक्त शेड्यूल 3 का फॉर्मेट जो हमारे यहां का है, शेड्यूल 3 एंड एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसका सबका कंप्लायंस करोगे, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए उसमें। सिर्फ वो कैसे आएगा, अनऑडिटेड। ये इसलिए दिया है बिकॉज 136 कहता है ऑडिटेड, बट भाई जिस देश की वो कंपनी है सब्सिडी ब्रांच, वहां पे ऑडिट है ही नहीं। सब लोग है क्या, हो गया 136। तो इस 136 का पॉइंट अगर आप मुझे पूछोगे, दो ही पॉइंट याद रखना है मेन। अगर पूछोगे 21 डेज पहले भेजना है, नहीं भेजा, शॉर्टफॉल ऑफ नोटिस की कंप्लायंस कर दो, वैलिड है। कम टू योर नोट्स, मेरे साथ पहले उधर वो जो टेबल दिया ना, वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। ऊपर जो यहां से ना, ये पूरा समरी है उसका 136 का, उधर नीचे पढ़ना कैसे। एक सेकंड मैं बताऊंगा आपको, जस्ट अ मिनट, इसको ब्रैकेट में डालो। ये फर्स्ट 2 लाइन पढ़ना स्टार्ट करो। क्या लिखा, अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बीओडी रिपोर्ट एंड ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट शैल बी सेंड टू, उधर नीचे एवरी मेंबर। अब मेंबर के साथ साथ क्या दिया, एवरी डिबेंचर ट्रस्टी एंड ऑल द पर्संस एंटाइटल्ड, मतलब कौन, क्रेडिटर्स, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ एजीएम। नोट नंबर 1 पढ़ो सब लोग लाउडली मेरे साथ। क्या लिखा है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी अनलेस shareholders asked for full financial statement, CFS, AR, BR and all other documents, listed company may make the above copies available for inspection at its registered office करना during working hours for a period of 21 days before the meeting, and such statement contain the salient features of above document in form number AOC, मतलब क्या, accounts of companies 3 or copies of the documents। अरे बोलो, सब लोग हैं, मतलब क्या, ऊपर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनके सारे फीचर्स भी अवेलेबल होंगे एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ एजीएम। एक सेकंड प्लीज समझना, लिस्टेड कंपनी इन सारे डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन अवेलेबल कराएगी एंड उन डॉक्यूमेंट्स का क्या सेंड करेगी, स्टेटमेंट सेंड करेगी सारे फीचर्स का एटलीस्ट 21 डेज बिफोर। मतलब लिस्टेड कंपनीज को अब सारे डिटेल्ड एनुअल अकाउंट्स भेजने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सेलेंट फीचर्स भेजेंगे। They will send us salient features at least 21 days before, और बाकी सबको इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल कराएगी। सब लोग हैं, अरे बोलो, नोट नंबर 2 पढ़ो। क्या लिखा है, वो लिस्टेड कंपनी और वो पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ, वो पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है एंड टर्नओवर जिसका 10 करोड़ से ज्यादा है। देखो लिस्टेड है तो बाय डिफॉल्ट,
लिस्टेड के अलावा हर वो पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है एंड दिया एंड दोनों फुलफिल होना चाहिए, टर्नओवर 2 करोड़ 10 करोड़ की ज्यादा है, उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजना है। तो कैसे भेजना है, मैंने दिया है इसमें नीचे नंबर मार्क करना। नंबर 1 बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, नंबर 2 whose email ID are registered, number 3 to other members who have positively consented in writing for receiving the copies by electronic mode, and number 4 to all others by dispatch of dash physical copies। 1 2 3 के अलावा बाकी सबको फिजिकल कॉपीज। अरे बोलो, साथ ही साथ ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है नोट नंबर 3 में देखो, ऑन द कंपनीज वेबसाइट, उन्हें कहां पे प्लेस करना है, कंपनी की वेबसाइट पर। नेक्स्ट पेज पर नोट नंबर 4 पेज नंबर 52 पर क्या दिया नोट नंबर 4 में, कंपनी हैविंग सब्सिडीज है। नाउ मेरे साथ मार्क करना पॉइंट नंबर 1, प्लेस सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ सब्सिडी ऑन इट्स वेबसाइट। नंबर 2, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर statutory required to be prepared in CGS, there's something wrong. मैं बोलो, actually it is CFS, considered financial statement. However, if the financial statements are statutorily required to be prepared in CFS manner under the law of the country of incorporation, then place the CFS copy on the website of the company. मतलब अगर वो कंपनी की सब्सिडी कंपनी है तो उसको सिर्फ सब्सिडी के अकाउंट्स प्लेस करने, बट जिस देश की वो सब्सिडी है वहां पर सब्सिडी के अकाउंट्स नहीं बनते, CFS बनता है। तो ऐसे केस में आप सिर्फ सब्सिडी के अकाउंट नहीं डाल सकते, तो आपको सिर्फ पूरा CFS कॉपी वेबसाइट पे रखना। अरे समझा क्या, 1 और 2 का मीनिंग समझा ना, पक्का। 1 का मतलब क्या है, आपको अगर आपकी सब्सिडी कंपनी इंडिया के बाहर है, इनकेस ऑफ हैविंग सब्सिडी और सब्सिडीज, वहां पे डेफिनेटली इनकेस ऑफ हैविंग सब्सिडी और सब्सिडीज उसके आगे लिखना आउटसाइड इंडिया, प्लीज मेक दैट पॉइंट, सब्सिडीज आउटसाइड इंडिया। तो ब्रैकेट में लिखना दैट इज फॉरेन सब्सिडीज। तो उन्होंने दिया है आपकी कोई भी सब्सिडी हो या सब्सिडीज आउटसाइड इंडिया इन फॉरेन सब्सिडीज है तो प्लेस सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ सब्सिडी ऑन इट्स वेबसाइट। और अगर जिस देश की वो सब्सिडी है उस देश में अगर एज पर लॉ इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन कंसोलिडेटेड मैनर, तो उसके इसमें CFS कॉपी प्लेस करोगे वेबसाइट पे। नंबर 3, अ कॉपी ऑफ सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडी टू एनी शेयर होल्डर हु आस्क्ड फॉर इट। तो अगर आपने CFS में प्लेस किया तो किसी शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं मुझे आप सिर्फ फॉरेन सब्सिडी का कॉपी दो, तो सिर्फ फॉरेन सब्सिडी का कॉपी उसे अवेलेबल किया जा सकता है, बट प्लेस करते हो तो CFS प्लेस करोगे। अरे बोलो भाई, निधि कंपनी, ये तो एक्सेप्शन रहेगा। वेट अ मिनट, क्या रहेगा, पढ़ने से पहले हमने अभी 136 में पढ़ा है अगेन कि 21 डेज पहले भेजना है। निधि कंपनी का वो मेंबर जिसका 1000 रुपए का फेस वैल्यू है शेयर्स का, या 1% या उससे कम पेड शेयर कैपिटल है, उसे 21 डेज पहले नहीं भेजेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट होगा और नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले होगा, उसे बोलेगा जाके वहां पे चेक कर ले। हम तुझे पर्सनली ऑडिटेड अकाउंट्स भेजेंगे नहीं। क्या दिया पढ़ो, इन केस ऑफ मेंबर्स होल्डिंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 और 1% और नॉट मोर देन 1% ऑफ टोटल पेड शेयर कैपिटल व्हिचएवर इज लेस, कंपनी में सेंड पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर वेयर रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड स्टेटिंग द डेट टाइम वेन्यू, वेनस नहीं हो, वेन्यू ऑफ मीटिंग। Financial statement along with enclosures can be inspected at the register office of company affixed on notice board of company. Member is entitled to vote in person or by proxy. ये कहां पे जाएगा, न्यूज़पेपर में, और इसकी जानकारी नोटिस बोर्ड पर भी अफिक्स होगी। अरे बोलो भाई, तो ये एक्सेप्शन याद रखना, अगेन में करो, लर्न नहीं करना ये सारे सेक्शंस,
इसको लॉजिकली समझना है। 136 में 21 डेज वाला क्राइटेरिया अब क्यों नहीं है? बिकॉज भाई सेफ एनवायरमेंट। तो अब इंस्पेक्शन है और साइलेंट फीचर्स बेचते हैं और उनको आप ईमेल में भेज दो। जो फिजिकल कॉपीज मांगे उनको फिजिकली दो, बाकी सारे वेबसाइट पर पब्लिश कर दो। बाहर की कंपनी है, फॉरेन सब्सिडी है, तो उसकी भी अकाउंट्स अलग से वेबसाइट पे पब्लिश कर दो। सीएफएस है तो सीएफएस, कोई कॉपी मांगेगा कॉपी दो। निधि कंपनी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दो। नोट नंबर 6 पढ़ो, क्या लिखा? हाँ, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। शॉर्टर नोटिस ऑफ ईजीएम, क्या लिखा? कंपनी में ऑल्सो सर्कुलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट लिखो, एट सच शॉर्टर नोटिस। मतलब अगर एजीएम की नोटिस 21 डेज पहले नहीं भेजी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लेस देन 21 डेज पहले भेज सकते हैं। अरे बोलो ना। नोट नंबर 7 पढ़ो। फॉरेन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स कंट्रीज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। द होल्डिंग ऑफ पेरेंट कंपनी में प्लेस ऑन द कंपनीज वेबसाइट और फाइल सच, क्या दिया? ऑडिटेड अनऑडिटेड अकाउंट्स, क्या दिया? Unaudited accounts. Please read that again. Note number 7. Foreign companies not required to get accounts audited as per the legal requirements of the country of its incorporation. I hope you're getting it. तो उस केस में आपको unaudited accounts प्लेस करना। सब लोग है ना? नीचे नोट नंबर 8 पढ़ो। Format of accounts of foreign subsidiary shall be as per Companies Act. ओ सर ने कहा भले वो unaudited है, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट और उसे फॉलो होना चाहिए। इफ नॉट पॉसिबल, अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द रीजंस फॉर डिविएशन में बी प्लेस्ड और फाइल्ड विद सच अकाउंट्स। अगर आपने इसका कॉन्ट्रीब्यूशन किया 25,000, 5,000 ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर फाइन है। नेक्स्ट पेज पर जो दिया ना वो शॉर्टर नोटिस का डिस्कशन दिया, पेज नंबर 54 पर। अब देखना स्पेसिफिकली शॉर्टर नोटिस किसे कहते हैं, पढ़ो उधर। द कॉपी ऑफ एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall be sent less than 21 days before the date of meeting and shall be deemed to have been duly sent if it is agreed by, पढ़ो भाई, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेजॉरिटी इन नंबर एंड एटलीस्ट 95% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। अरे बोलो भाई। एंड अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो एटलीस्ट 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइजेबल एट द मीटिंग। मतलब मैं कहूंगा फर्स्ट केस में जैसे हमने डिबेंचर्स में देखा था, याद है डिबेंचर्स में मेजॉरिटी ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स हैविंग 75% इन वैल्यू, डिबेंचर ट्रस्टी को अगर माफ करे तो ही हो सकता है। यहां पर वो कहते हैं मीटिंग में अगर 500 शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स 500, तो 500 मतलब 251, मेजॉरिटी के लिए क्या लगेगा 251। बट जो 251 शेयर होल्डर्स ने फेवर में वोट कर भी दिया, उन 251 के पास सिर्फ 80% कैपिटल था। कितना? तो शॉर्टफॉल इज नॉट कंडोन। 251 के साथ साथ जो भी जिन्होंने वोट किया फेवर में, उनके पास उस मीटिंग में जो प्रेजेंट है, जो बोलते सर सारे कंपनी का, क्या सारे कंपनी का नहीं, जो मीटिंग में प्रेजेंट 500 मेंबर्स है उनका सबका मिला के 1 करोड़ कैपिटल होगा। कितना? तो कम से कम 95 लाख जिनके पास सब मिला के पेड अप कैपिटल है, उनका भी फेवर में वोट चाहिए ना। तो मेजोरिटी एंड 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ये दोनों का अप्रूवल लगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सबको समझ रहा है ना? बट अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस केस में शेयर्स होते ही नहीं, तो उस केस में 1 मेंबर 1 वोट है, तो वहां पे 95% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मीटिंग में अगर 500 मेंबर्स प्रेजेंट है तो 500 का 95% लगेगा, तो 475 आएगा। तो कम से कम 475 मेंबर्स ने उस केस में फेवर में वोट किया, तो वो शॉर्टफॉल ऑफ नोटिस कैन बी एक्सेप्टेड। ये अमेंडमेंट है, और ये जो अमेंडमेंट यहां पर दिया ना, ये सेम मीटिंग्स चैप्टर में सेम पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, शॉर्टफॉल ऑफ नोटिस। तो ये सेम पॉइंट वहां पे मीटिंग्स में भी होता है। 136 इज ओवर, जस्ट सी दैट 136, ऑल ऑफ यू गिव अ लुक।
क्या कह रहे हो, मेजोरिटी नंबर। तो मेजोरिटी नंबर क्या है, जो मैंने एग्जांपल दिया, तो वो एग्जांपल आप दिमाग में रखो। मैंने क्या कहा, 500 शेयर होल्डर्स है, मीटिंग में कितने प्रेजेंट शेयर होल्डर्स है, 500, और उस केस में हम मानते हैं सबका मिला के कितना कैपिटल है, 1 करोड़। कितना कैपिटल है, तो इस 500 में से 251 में फेवर में वोट किया, तो शॉर्टफॉल एक्सेप्ट होगा क्या, नहीं। 251 के अलावा ये जो 1 करोड़ है, इसका 95%, मतलब 95 लाख जिनके पास है। हो सकता है इन 500 में से कुछ 10-15 ऐसे होंगे जिनके पास मिला के 35-40% होगा। अरे बोलो, सब लोग समझ रहे क्या? तो वो कहते हैं मेजॉरिटी इन नंबर प्लस जिनके पास 95% तो पेड अप शेयर कैपिटल है, इन दोनों का जब तक कंसिडर, मतलब भाई मेरे पास, मैं ही मेंबर हूं, मेरा मेजॉरिटी के लिए भी काउंट होगा, प्लस मेरा कितना कैपिटल है जब मैं वोट कर रहा हूं वो भी देखा जाएगा। जो मेंबर फेवर में वोट कर रहा है उसके पास कितना कैपिटल वो ऐड किया जाएगा, सारे फेवर वाले वोट्स ऐड किए जाएंगे। वो ऐड होने के बाद टोटल कैपिटल कितना आ रहा है, 95% आ रहा है, तो ही उस केस में वो 5 है। सिर्फ मेजॉरिटी होकर नहीं चलेगा, उन सबका जिन्होंने फेवर में वोट किया है उनके पास टोटल पेड अप शेयर कैपिटल जो मीटिंग में प्रेजेंट मेंबर्स है उनका 95% उनके पास होना चाहिए। अरे बोलो, मैं अगेन कह रहा हूं, ये वो सारे एरियाज जहां पर एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसलिए यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। कैलकुलेशंस आ सकते हैं एग्जाम में आपको, जिसमें ऑप्शन दिए गए नीचे, बोलो कितने मेंबर्स लगेगा उस केस में। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस टर्म्स ओवर देयर। क्लियर है? देखो कोई डाउट है तो बोलो फिर भी। 136 स्टूडेंट डाउट के पहले आगे पेजेस देखते कितने हैं बच्चे। कोई डाउट नहीं? शिवपाव क्लियर? कैलकुलेटर चेक केलं तू? क्लियर ना? तर याला कॅल्क्युलेटर लागतं तुला? शर्वी ओके। 137 सेक्शन में आ जाओ, पेज नंबर 56। अगेन उसका हेडिंग क्या दिया, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विथ, वेट अ मिनट 136 क्या था? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको भेजना था? वो एजीएम से पहले था, ये एजीएम के बाद है। याद कैसे रखने का? 136 137 में सरने का था एजीएम से पहले, 137 एजीएम के बाद। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विथ रजिस्टर। अब वो जो वहां पर वो टेबल दिया ना मैंने, वो इसलिए दिया ताकि वो जो लेफ्ट हैंड से में पूरा आईसीआई का जो बैरक का लैंग्वेज है उसको हम सिंप्लीफाई कर सके। मेरे साथ उस टेबल में सब लोग जो है ना, जो बहुत सिंपल वे में समझेंगे। एजीएम को लेकर, एजीएम की बात करना ना, तो वो क्या कहते हैं सुन लो। वो कहते हैं एजीएम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अच्छा, फिर एजीएम अगर होती है तो एजीएम अगेन दो बातें होगी। पहले तो दो बातें क्या होगी, एजीएम होगी या नहीं होगी। एजीएम हो गई तो अगेन दो बातें होगी। उस एजीएम में उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शेयर होल्डर्स एडॉप्ट करेंगे। एडॉप्ट मतलब अप्रूव करेंगे। या दूसरी बात क्या होगी, अप्रूव नहीं करेंगे। अगर अप्रूव नहीं करेंगे तो अगेन दो बातें होगी। ऐसा मैं आपके सामने वो पिक्चर क्रिएट कर रहा हूं। तो आपको क्या समझना है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम होने के बाद फाइल होगा। तो मेरे पास देखो, पहले उधर पढ़ने से पहले थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एजीएम हो गया, एजीएम हो गया, और एजीएम के अंदर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के सामने रख दिए, उन्होंने उसको अप्रूव भी कर दिया। तो जैसे एजीएम होगा, उस एजीएम के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल आ गया, वो अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी हम रजिस्ट्रार के पास 30 डेज में फाइल कर देंगे। कितने दिन में? अच्छा, एजीएम नहीं हुआ, एजीएम कॉल करने के लिए लास्ट डेट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जो आपका फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है ना, कब एंड होता है? क्या बात है, सबको याद है? 31 मार्च के आगे 6 मंथ्स लो, कितना होता है? 30 सितंबर। पहला
फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कर, फर्स्ट एजीएम छोड़ के हर एजीएम 30 सितंबर से पहले होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? 30 सितंबर से पहले होनी चाहिए, रूल है बाय डिफॉल्ट। तो एजीएम अगर हो जाती है 30 सितंबर से पहले, तो जिस दिन एजीएम हुई, मान लो एजीएम 30 सितंबर के दिन ही हुई, लास्ट डे, तो वहां से आगे 30 डेज क्या होगा? 30 अक्टूबर। अरे बोलो, तो 30 अक्टूबर से पहले वो फाइल कर दो। एजीएम नहीं हुई, तो एजीएम नहीं हुई ये कब पता चलेगा? मतलब कब पता चलेगा? क्यों? एजीएम नहीं हुई ये कब पता चलेगा? 30 सितंबर तक एजीएम कॉल ही नहीं की तो पता चल जाएगा। अरे बोलो भाई, तो कहते एजीएम नहीं हुई तो 30 सितंबर के बाद भी अगले 30 डेज के अंदर, सुन लो, अनअप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने आरओसी के बाद, बट उसके साथ एक और स्टेटमेंट जोड़ना है कि एजीएम क्यों नहीं हुई, रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग द एजीएम टिल 30 सितंबर। मतलब अगर एजीएम हो जाती है, अप्रूव होती है तो अप्रूव्ड कॉपी, नहीं हुई थी है तो अनअप्रूव्ड कॉपी फाइल करना है, और एजीएम क्यों नहीं हुई उसका रीजन देना है। ये दो बातें पहले क्लियर है। अगेन पहले बात पर आते, एजीएम हो गई और अप्रूव हुआ, ऐसा हमने कहा। एजीएम हुआ और अप्रूव नहीं हुआ, तो कहते एजीएम होने पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव नहीं होते तो हम इसको लेकर मीटिंग्स चैप्टर में डिस्कस करते हैं, सॉरी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सेक्शन 151 में, अगर एजीएम हो गई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव नहीं हुए तो वो एजीएम ऑटोमेटिकली अगले हफ्ते में एडजन हो जाती है, मतलब पोस्टपोन हो जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूव होना बहुत जरूरी है। जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूवल नहीं होते तब तक एजीएम के लिए मीटिंग कॉल होती रहेगी। वो कहते एजीएम हुआ और अप्रूव नहीं हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो डेफिनेटली अप्रूवल ना करने के पीछे शेड्यूलर्स का कोई रीजन होगा। उन्होंने कहा होगा ये बैलेंस शीट में ये जो आपने दिखाया है लायबिलिटी, इसको हमें मंजूर नहीं है, कोई एक्सपेंडिचर आपने जो बताया वो एक्सपेंडिचर हम एक्सेप्ट नहीं करते, देयर मस्ट बी समथिंग। तो उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया, तो आपको अनअप्रूव्ड कॉपी फाइल करना है। एजीएम नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं, एजीएम हुआ अप्रूवल नहीं हुआ तो अनअप्रूव्ड कॉपी फाइल करना है। अनअप्रूव्ड फाइल कॉपी करके रीजन देना है कि क्यों उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया, और जब भी इन फ्यूचर अप्रूवल आएगा उसके बाद फिर से अप्रूव्ड कॉपी फाइल करना है। मतलब जो अनअप्रूव्ड कॉपी फाइल की थी, एजीएम होने के बाद जो अप्रूवल नहीं हुआ था, अनअप्रूव्ड कॉपी फाइल की थी, उसको आरओसी के पास तब भी फाइल करना है और अप्रूवल के बाद भी फाइल करना है। तो जो अनअप्रूव्ड कॉपी फाइल हुई थी उसको हम कहते हैं प्रोविजनल, क्या कहते हैं, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है ना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, वैसे प्रोविजनल फाइलिंग होता है। क्यों यह प्रोविजनल? बिकॉज ये एजीएम होने के बाद अप्रूवल आया नहीं था, तो इसको प्रोविजनल अप्रूवल मानेंगे। फाइनल अप्रूवल कब होगा? जब एजीएम में उसका अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद अप्रूव्ड कॉपी फाइल होगी। तो उसे पढ़ने से पहले मुझे बोलो एजीएम को लेकर कितनी बातें हो सकती? इफ यू आस्क मी आई कैन से 3 हो सकती। नंबर 1, एक तो एजीएम हुई या एजीएम नहीं हुई। एजीएम हुई बट एजीएम के अंदर अप्रूवल आया, अप्रूवल नहीं आया, तो उसमें एजीएम होने में दो बातें आ जाओ आपके नोट्स में उधर। क्या लिखा है? फर्स्ट, एजीएम हेल्ड, तो उस केस में हम दिया कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस सीएफएस। तुम लोग है ना ये ग्रुप डिस्कशन बंद करो, आई हेट दिस। छोटे बच्चों की तरह मत रहो क्लास में। अदिति, व्हाट यू डूइंग ओवर द नॉनसेंस? सुबह 7 बजे से मैं भी पढ़ा रहा हूं, तुम अगर सुबह 7 बजे से बैठे हो, मैं भी बैठा हूं, ठीक है, इस क्लासरूम में अभी आया हो। आपको वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके बैच का। भगवान की सौगंध खा के बोलता हूं, किसी बैच में ऐसा नहीं करना पड़ता मुझे, भगवान की सौगंध, सिर्फ आपके बैच में करना पड़ता है। एजीएम के केस में उन्होंने दिया है एजीएम हेल्ड हो गई, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सीएफएस प्लस करना उधर, प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रेजेंटेड बिफोर एजीएम फॉर एडॉप्शन ऑब्लिक अप्रूवल। अब उसमें प्लेस कर दिया तो उसमें नीचे दो बातें हो गई, वो एजीएम में अडॉप्ट हो गया, ये एजीएम में अनअडॉप्टेड रहा, एजीएम एडजन हो गया। अगर अडॉप्ट हो गया तो अडॉप्ट होने के बाद उसको फाइल करना है, फाइल्ड हटा देना, फाइल with registrar within 30 days of the date of AGM. File within 30 days of the date of AGM.
अनएडॉप्टेड रहा, अगेन डी आता ना, फाइल विथ इन 30 days ऑफ द एजीएम विथ द करना, विथ द रजिस्ट्रार, फुल स्टॉप, उसके आगे ही टेक्स देम एज प्रोविजनल इन द रिकॉर्ड्स। क्योंकि अनएडॉप्टेड था एजीएम में, फिर भी हमने एजीएम होने के बाद 30 days में फाइल कर दिया, और एजीएम रजिस्ट्रार ने उसको प्रोविजनल कहते रिकॉर्ड्स में ले लिया, और उसके नीचे दिया फर्दर अडॉप्टेड बाय एडजन एजीएम। जब भी एजीएम में, एडजन मतलब क्या, एडजॉइंड नहीं होना चाहिए, एडजन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, एडजन। जब मैं किस एडजन मतलब पोस्टपोन, वो जो स्पेलिंग था ऊपर एडजन्ड, एडजन मतलब पोस्टपोन्ड, जो आगे एजीएम एडजन हुआ है, पोस्टपोन हुआ था, उसमें जब अडॉप्ट होगा तो अगेन फाइल विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द सेड मीटिंग। ये फर्स्ट एरो हो गया। अगर एजीएम हो गया तो क्या होगा, एजीएम हो गया तो अडॉप्ट होगा या अनअडॉप्ट होगा। अब ऊपर के सेकेंड एरो में आऊं, एजीएम नहीं हुआ तो भी वो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स सारे along with the statement of facts and reasons of not holding AGM फाइल करना आरओसी के पास within 30 days of the last date before which AGM should have been held। सर ने कहा था 30 सितंबर, उसके आगे 30 days मतलब 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर से पहले फाइल करना ही करना है। अरे बोलो, वो अगर पार्ट समझा है, ये हमने कौन से कंपनीज के लिए कहा, अदर देन 1 person कंपनीज यू हैव टू डू दिस। 1 person कंपनी के लिए एजीएम होता ही नहीं, पढ़ा है ना, 1 person कंपनी में एजीएम होता ही नहीं। तो कहते हैं 1 person कंपनी के केस में फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 180 दिनों में कितना, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टली आरओसी में फाइल कर दो। नोट नंबर 1 पढ़ो नीचे, क्या लिखा है, अगर हम 180 days देखेंगे तो उसमें 30 सितंबर आता है, बट क्योंकि ओपीसी में एजीएम है ही नहीं तो कहते हैं फाइनेंशियल एंड होने के बाद 180 days। ये 180 days एमसीक्यू में याद आएगा, यू टू कीप इन माइंड। एमसीक्यू में 1 person कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मेंबर्स ने अडॉप्ट किया वो कब फाइल करना है, आपको कहना है 180 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वो क्लोजर को लेकर भी ऑप्शन आ सकता है। फिर नोट नंबर 2 पढ़ो, क्या दिया बोलो, मतलब क्या, मतलब क्या, जिस कंपनी की सब्सिडी इंडिया के बाहर है और जिसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, मस्ट ऑल्सो अटैच अकाउंट्स ऑफ इट्स सब्सिडी। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, टाटा कोरस। कोरस जो है ना, कोरस, उसका इंडिया में कोई ऑपरेशन नहीं है। मैंने कहा ना टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर किया था, टाटा स्टील इज इन इंडिया, और टाटा कोरस उनकी सब्सिडी है टाटा स्टील की। पर टाटा कोरस जो यूएस में है, यूरोप में है, उसके अकाउंट्स भी यहां पर भेजने आपको, ये खास बात है। तो जो एग्जाम्पल बोलता हूं ना, हूं मत किया करो, उधर लिखा करो। अगर किसी कंपनी ने इसका कंप्लायंस नहीं किया तो पेज नंबर 58 पर आओ, पेनल प्रोविजंस। वो पेनल प्रोविजंस लर्न करने, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। उसमें सिर्फ जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है ना वो कट कर दो, इट हैज नॉट बीन एडेड, दैट दे हैव लेटर ऑन ओमिटेड इट। तो अमेंडेड पार्ट कट करो, और उसमें कंपनी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करती है तो 1000 रुपए फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज, बट मैक्सिमम कितना होगा, 10 लाख। मतलब एजीएम हुई नहीं हुई 30 days में फाइल करना है। अरे बोलो, तो उस केस में हर दिन के लिए 1000 रुपए, मैक्सिमम 10 लाख रुपए। ऑफिसर्स पर फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ है, या इन देयर एब्सेंस any other director who is authorized by the board, or in their absence all the directors। section 129 के बाद again 137 में all the directors आए। imprisonment of 6 months, फाइन 1 लाख से 5 लाख या दोनों। सब लोग हैं, दैट पेनल्टी पार्ट वहां पे 137 का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसी में ये 137 का सेकंड पार्ट जो है ना, XBRL, याद है कि मैंने कहा था, मगर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। XBRL का फुल फॉर्म उधर भले दिया है, बोलते सर एक्स
और ई एक्स में ई इज केप्ट साइलेंट होता है, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एक्सबीआरएल कहते हैं उसे, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। पहले उसका मीनिंग समझते प्लीज। अब उधर नीचे नोट दिख रहा है, वो नोट पढ़ लो सब लोग। क्या लिखा? एक्सबीआरएल को किसे कहते हैं? एक्सबीआरएल मतलब क्या? अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू एक्सप्रेस, रिपोर्ट और फाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय कंपनीज अंडर द एक्ट। टैक्सोनॉमी क्या है वो हम देखेंगे बाद में। XBRL स्टैंडर्डाइज, मैं मार्क करूंगा, स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन फॉर कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देखो इसका लॉजिक मैंने आपको कल परसों शायद कहा था। कंपनीज XBRL फॉर्मेट में जब फाइल करती है ना, XBRL फॉर्मेट में, इससे होता क्या है, ये कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का लैंग्वेज है। कोई भी लेमन, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा तो भी उसे कुछ नहीं समझेगा। इससे कंपनी जब ऑनलाइन मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, कई बार हेड ऑफिस पुणे में है, ब्रांच चेन्नई में है, यहां से एनएल अकाउंट्स की कॉपी ईमेल की गई, वो ईमेल कल को हैक हो गया, अरे बोलो, कंसल्टेशन के लिए भेज दिया, तो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कंपनीज कंपलसरी अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको XBRL फॉर्मेट में मेंटेन करे। तो XBRL फॉर्मेट में मेंटेन होगा तो उसको, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है ना, ई चेक, पासवर्ड होता है, वैसे XBRL का एक प्रॉपर लैंग्वेज, रिपोर्टिंग लैंग्वेज। क्या दिया उन्होंने, पढ़ो XBRL में, फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन, फाइल मतलब मैंडेटरी है उनको, इन XBRL फॉर्मेट एंड बाय यूजिंग द XBRL टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी उधर ब्रैकेट में लिखना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी फॉर रिपोर्टिंग द बिजनेस डाटा। अगर आपने सुपर 30 देखी है तो उसमें जो लेटर लिखता है बाइनरी में 0011 0011, उसमें वो लेटर किसी को समझेगा नहीं, वो बाइनरी में लिखा हुआ लेटर रहता है, बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज है बाइनरी, 0011 0011 ऐसे वो लैंग्वेज लिखा रहता है। दैट लैंग्वेज कांट बी अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन। यहां पर वो सेम XBRL के अंदर जो फॉर्मेट, XBRL फॉर्मेट है, उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होगा उसका XBRL टैक्सोनॉमी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी है, उसके अंदर जो वर्ड दिए है, उसके अंदर जो भाषा दी है, उसको यूज किया जाएगा फॉर रिपोर्टिंग द बिजनेस डाटा। अब वो कौन सी कंपनीज है जिनके लिए XBRL रिपोर्टिंग कंपलसरी है? तो नंबर 1 तो लिस्टेड कंपनीज बाय डिफॉल्ट है। उसके अलावा नंबर 2, ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 crores, मतलब एटलीस्ट 5 crores, या नंबर 3 कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 100 crores, या ऑल कंपनीज कवर्ड अंडर द XBRL रूल्स 2011। मतलब गवर्नमेंट ने ये पॉइंट नंबर 4 ब्रह्मास्त्र रखा है। XBRL के जो रूल्स है 2011 में, गवर्नमेंट समय समय पर किसी और कंपनी को ऐड कर सकता है, बट प्लीज फर्स्ट को पढ़ने के बाद सेकंड और थर्ड समझो। सेकंड और थर्ड में फर्क क्या है? सेकंड में क्या दिया? पेड अप शेयर कैपिटल, एंड थर्ड में टर्न। ये इंडिपेंडेंट है सारे, मतलब आप समझना, ऑल कंपनी जब दिया ना, टुमारो इफ इवन अ प्राइवेट कंपनी लाइक एक्सपर्ट goes about turnover of 100 crores, at least 100 crores or more, they have to file in XBRL language. Or paid up share capital goes at least 5 crores or more, they have to go in XBRL language, compulsory reporting. सब लोग हैं, पर वो कौन सी कंपनीज है जिनको जरूरी नहीं है? एग्जाम्पशंस में जो दिया है, एग्जाम्पशंस में, ऑल नहीं रहे, एग्जाम्पशंस में बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये 3 आ गए। इसके अलावा NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नीड नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर दिस रूल। इतना सा पार्ट है वो, बट वो उस पार्ट को लेकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सम 6-7 क्वेश्चंस विल फाइंड इन XBRL रिपोर्टिंग इन सी फाइनल दैट हैव बीन आस्क्ड, और कुछ भी नहीं, एज इट इज पूछा था। पूरा स्टोरी देते, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि हमको XBRL रिपोर्टिंग के अंदर करना जरूरी नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी का कहना है जरूरी है। उसके पहले दिया था कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, टर्नओवर इतना है, वगैरह वगैरह सब दिया जाएगा, फिर आपको ढूंढना होता है।
अच्छा, पेड अप शेयर कैपिटल बराबर से 5 करोड़ उसके ऊपर है क्या? अच्छा, टर्नओवर बराबर से 100 करोड़ उसके ऊपर है क्या? फिर आपको कहना है एक्सबेरल रूल्स के तहत फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज को एक्सबेरल रिपोर्टिंग मैंडेटरी है इन एक्सबेरल टैक्सोनॉमी, लिस्टेड कंपनीज, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, ऑल अदर एक्सबेरल कंपनीज एज पर एक्सबेरल रूल्स, एग्जम्पशन ब्ला ब्ला ब्ला, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अच्छा, क्योंकि ये कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उसके ऊपर में आ रहा है, उस कंपनी को एक्सबेरल रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना गलत है, कंपनी सेक्रेटरी का कहना सही है। बड़ो जस्ट केस दिया है, मेन आपको ये प्रोविजन समझना है। देखो, एक्सबेरल रिपोर्टिंग, टेक दैट एज सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 137। इसका फर्स्ट पार्ट क्यों, कैसे लिंक 137 में क्यों आया? बिकॉज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर ना, और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी के पास फाइल करते हैं, तो जो ये लिस्टेड कंपनी एजीएम होने के बाद 30 डेज में फाइल करेगी, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा, तो एक्सबेरल रिपोर्टिंग में होगा, एक्सबेरल लैंग्वेज में होगा, इसलिए दिया। समझे कि बोलो? पक्का? एंटायर 137 याद कैसे रखना? सर ने कहा था 2 पार्ट्स में, एक तो पूरा एजीएम हेल्ड नॉट हेल्ड उसको लेकर, और एक सेकंड एक्सबेरल को लेकर। 137 के बाद लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का 138, और यूल बी, आई डोंट नो व्हेन यू फील अवेयर, बट इस सेक्शन 138 ने सीए प्रोफेशन की वैल्यू कम की। कहीं ना कहीं 2013 में ये सेक्शन इंट्रोड्यूस होने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो एक मोनोपोली होता था वो उनसे छीन लिया गया। इंटरनल ऑडिट 2013 से पहले, 2013 से पहले इंटरनल ऑडिट भी कंपलसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कर सकते थे। कंपनीज एक्ट 2013 ने सेक्शन 138 इंट्रोड्यूस कर दिया, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक एरिया जो मोनोपोली का था उनसे छीन लिया। आज टैक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मोनोपोली देखिए तो टैक्स ऑडिट है जो एक उनका मोनोपोली एरिया है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर कंपनीज। इसके अलावा और कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो हम बाकी प्रोफेशनल सीएस और सीएमए नहीं कर सकते। एंटायर वर्क कैन बी डन बाय द अदर प्रोफेशनल आल्सो, बट ओनली टैक्स ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। एक जमाने में इंटरनल ऑडिट भी हुआ करता था, और वो बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्निंग एरिया था, बट सत्यम का स्कैम और अलग अलग स्कैम्स में इंटरनल ऑडिटर्स का जब नाम सामने आता था तो गवर्नमेंट ने सोचा लेट अस मेक दिस फील्ड ओपन, नॉट टू रेस्ट्रिक्ट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और इसलिए सेक्शन 138 में उन्होंने लिखा है, उन्होंने वहां पे मेंशन किया हु कैन बी ए इंटरनल ऑडिटर। उसमें उन्होंने कहा है अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कॉस्ट अकाउंटेंट, अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, इन तीनों में से कोई भी, नंबर 1। नंबर 2, जिस कंपनी का इंटरनल ऑडिट करना है उस कंपनी का कोई और एम्प्लॉय जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करना चाहते हैं, या वो कहते हैं कोई और प्रोफेशनल, फिर उसके पास भले सीएस, सीएस, सीएमए का क्वालिफिकेशन नहीं है, मान लो वो सीपीए है, सीएफए है, कुछ और है, कोई और प्रोफेशनल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है ही इज कॉम्पिटेंट इनफ टू डू इंटरनल ऑडिट, वो इंटरनल ऑडिटर कहते हुए अपॉइंट हो सकता है। जिन कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह ऑडिट कमेटी होती है, क्या होती है? ऐसे कुछ कंपनीज है
ये सेक्शन 177 में दिया है लिस्टेड कंपनीज कि उन कंपनीज के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट अपॉइंट नहीं करते। कौन अपॉइंट करता है? ऑडिट कमेटी। तो कहते हैं जहां पर ऑडिट कमिटीज होंगे वहां पर इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना करते, कौन करेगा? ऑडिट कमेटी। बट मैंने कहा इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? सीए, सीएस, सीएमए, कोई ऐसा प्रोफेशनल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सही लगे, या कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बाहर का कोई व्यक्ति हो सकता है। इतना वाइड कर दिया इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्यों करना है? हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सालाना ऑडिट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद होगा, तो तब तक अगर मान लो फर्स्ट क्वार्टर में कुछ गलत हो रहा होगा तो ये कब पता चलेगा? फाइनेंशियल एंड होने के बाद, विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। इसलिए उन्होंने कहा है इंटरनल ऑडिट से मंथली, क्वार्टरली जब ऑडिट होगा तो कुछ गलत हो रहा है तो इमीडिएटली वहां पर एक्शन लिया जाएगा। तो उन्होंने 138 सेक्शन में कहा है हर लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है। किसको? लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी। इसके अलावा वो क्या कहते हैं? स्क्रीन पर देखो, वो कहते हैं हर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स कम से कम 25 करोड़ था। कितना? 25 करोड़ था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब क्या? 31 मार्च के दिन 25 करोड़ नहीं था, 31 मार्च के दिन 15 करोड़ ही था, बट उस फाइनेंशियल ईयर में कभी एक दिन भी 25 करोड़ था। क्या कह रहा हूं मैं? जिस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स कभी भी 25 करोड़ था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या उनका पेड अप शेयर कैपिटल कभी भी 50 करोड़ था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या उनका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स कभी भी 100 करोड़ था अगेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड उनका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स के बाद उनका टर्नओवर कभी भी 200 करोड़ का था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब मैं कह रहा हूं एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो कहते हैं 31 मार्च के दिन देखना नहीं है। अगर साल के बीच में आपका हो गया इसके ऊपर तो तुरंत इंटरनल ऑडिट कंपलसरी होता है। मेरे कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर में टर्नओवर जो था वो 170 करोड़ हो गया और सेकेंड क्वार्टर में 200 करोड़ के ऊपर चला गया, तो तुरंत मुझे इंटरनल ऑडिट वहां पे उसके अगले क्वार्टर से कंपलसरी हो जाता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे इंटरनल ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। जैसे मेरी कंपनी इन चारों में से किसी एक क्राइटेरिया में आ जाती है, मेरे लिए इंटरनल ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। आई नीड नॉट वेट टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इंटरनल ऑडिट तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है ना। बट लिमिट इसलिए दिया था कि ओपॉट, और वो 25, 50, 100, 200 असेंडिंग ऑर्डर में फ्रेम किया। उसको याद रखने के लिए डिपॉजिट 25 कहा था, ओपॉट में पी पेड अप शेयर कैपिटल 50, ओ बोरिंग्स के लिए 100 और टर्नओवर के लिए 200। वैसा लिमिट याद रखना आसान है। ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। अच्छा, प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी के लिए वो कहते हैं ओटी, ओपॉट वाला आखिरी का ओटी, बाकी सब सेम है। मतलब जिस प्राइवेट कंपनी के आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स कभी भी 100 करोड़ या उसके ऊपर थे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या टर्नओवर कभी भी 200 करोड़ का था, उस प्राइवेट कंपनी के लिए भी इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है। तो उधर नोट्स में देखो, थोड़ा सा रेक्टिफाई करो। पहला तो है इंटरनल ऑडिट में एवरी लिस्टेड कंपनी। सेकंड पढ़ो मेरे साथ, सेकंड पैराग्राफ में पढ़ो में, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, उधर करना ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया है? रुपीज, बोलो 25 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें हम क्या कहते हैं? ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सॉरी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर कभी हुआ तो ये मेरे एंड में आएगा, मतलब अगले साल ही आएगा। सॉरी, माय मिस्टेक। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ऐसा है ना। देन पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 50 करोड़, ग्रेटर देन इक्वल टू करो उधर। और आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ बोरोइंग्स अगेन वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया? 100 करोड़। टर्नओवर के उधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू करो, क्या आएगा? 200 करोड़। बट उसमें क्या दिया? ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो उनके लिए अब इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। जो मैंने कहा था ना आपको, ड्यूरिंग मतलब वो डेफिनेटली अगले साल से होना चाहिए था। मतलब आपको 31 मार्च के दिन भले ही पेड अप शेयर कैपिटल नहीं था, बट पिछले साल एक कभी पर्टिकुलर पीरियड में 50 करोड़ हुआ था, तो अगले साल से आपको इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। और ये सुनो,
थर्ड कॉलम में देखो क्या दिया, एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स ग्रेटर देन इक्वल टू करना 100 करोड़ और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 करोड़ अगेन ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो इनके लिए ओटी है जो आखिरी का, और इनके लिए ओ पॉट है। उधर क्या दिया नीचे, हु कैन बी द इंटरनल ऑडिटर, इन्हीं सीए सीए में उधर ऑब्लिक सीएस भी लिखना, और आइदर इन प्रैक्टिस और नॉट। फिर दिया एनी अदर प्रोफेशनल एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आर हटा दो, डीम फिट एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थिंक फिट, ऐसा होना चाहिए था। They have given the wordings over there. As the board of directors may deem fit, ऐसे लिखो, may deem, मैं think fit लिखो, मैं think fit, जो उन्हें सही लगे। As the board of directors may think fit. And third में क्या दिया, may or may not be an employee of the company, कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, इसका मतलब सब लोग हैं। कौन इस इंटरनल ऑडिटर को बताएगा उसको क्या क्या काम करना है? तो मैंने कहा ऑडिट कमेटी या बीओडी, तो नीचे पढ़ो, ऑडिट कमेटी और बीओडी shall in consultation with the internal auditor of number one MCQ में formulate the scope, number 2 functioning, number 3 periodicity and number 4 methodology for conducting audit। मतलब ऑडिट में क्या करना है, किस तरह से काम करना है, कितने पीरियड का ऑडिट करना है, किस मेथड से करना चाहिए, पहले से डिसाइड होगा। ऐसा क्यों दिया, आप ऑडिट में पढ़ोगे जहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, सेल्स, तो यू कैन डू 100% चेकिंग, आपको रैंडम सैंपलिंग करना होता है। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स रैंडम सैंपलिंग कहते हैं उसे। तो किस मेथड से करना है वो डिसाइड किया था। नोट में स्पेसिफाइड एफएससी कंपनी है, सेक्शन 138 शैल बी एप्लीकेबल इफ आर्टिकल्स प्रोवाइडेड फॉर सेम, मतलब आर्टिकल्स में होगा तो ही इंटरनल ऑडिट होगा, वरना इंटरनल ऑडिट ऑप्शनल, क्योंकि उधर ऑल कंपनीज में हम कहते हैं ये अगर स्पेसिफाइड एफएससी कंपनी इस या इस कैटेगरी में आती है तो उनके लिए आर्टिकल्स में लिखा होगा तो ही होगा, वरना होगा नहीं। बट बाकी स्पेसिफाइड एफएससी को छोड़कर बाकी कंपनीज है तो उनके लिए मैंडेटरी है, अगर वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो। हाँ, इन तीनों के अलावा कोई और कंपनी है उनके लिए इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। बट द बिगेस्ट पार्ट इज हु कैन बी द इंटरनल ऑडिटर, एंड दैट पार्ट कोई भी पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सही लगे। पेज नंबर 63 पर उसके क्वेश्चन दिया है, और फिर रीड दैट। पढ़ा है कि सबने? क्या दिया उसमें? कंपनी इज बिजनेस ऑफ लिस्टेड कंपनी है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड हेड ऑफिस एट कर्नाटका है। कंपनीज ऑपरेशंस स्प्रेड आउट अक्रॉस इंडिया। कंपनी अपॉइंटेड अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी LLP as its internal auditors. However, the financial year 1920 company is planning to have क्या दिया? An in-house internal audit system commensurate with its size and operations. If the company does that, then it is planning not to continue with NLL company as its internal auditors. Please advise. पहले में दिया कंपनी being listed needs to have firm of CA, ये गलत है। कंपनी being listed needs to have firm of CA, वो भी गलत है। कंपनी being listed should not change its internal audit process within a year and hence should continue, ये भी गलत है।
If the internal function of is fine as per its size and operation, then it may decide not to continue. This is the right answer. D. चौथा solution option D दिया. Same thing. आप लोग पेज नंबर 59 पर आओ. 59 पर वो जो सेक्शन 137 को लेकर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दिया. क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो. सब लोग मेरे साथ पढ़ो. क्या लिखा है उसमें? AGM of R Limited for laying the annual accounts there at year ended 31st March was not held. This is not held. आपकी आंखों के सामने second arrow not held आना चाहिए. What remedy is available with the company regarding compliance of section 137 for filing copies of financial statements? If you see, वहां पे आंसर में दिया documents required to be attached, duly signed, along with number 2. Statements of facts and reasons for not holding AGM shall be filed with registrar within 30 days of the last date for which AGM should have been held. That is by 30th October, along with such fees or additional fees as may be prescribed. वही आंसर है ना जो मैंने मार्क किया है. अरे बोलो. क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो. क्या लिखा? Will it make any difference in case the annual accounts were duly laid before the AGM held on 27 September, but the same were not adopted? अच्छा, तो ये held में अडॉप्टेड में नॉट अडॉप्टेड तो क्या है? प्रोविजनल. और उसके बाद और जब भी अडॉप्ट होगा तब अडॉप्टेड फाइल करना है. तो उधर पढ़ो. द अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स along with required documents shall be filed with registrar within 30 days of the date of AGM and the registrar shall take them in his record as provisional. उसके बाद till the financial statements are filed with him after its adoption in the adjourned AGM for that purpose. इसलिए इस लैंग्वेज की जगह जो मैंने चार्ट आपको दिया ना वो लैंग्वेज आप यूज करो एग्जाम में. यू राइटिंग द कमेंट पार्ट और प्रोविजन पार्ट में कमेंट में फिर उसके अनुसार लिखना. देन 136 का शायद नहीं. ठीक है. कम टू द मॉडल क्वेश्चंस क्विकली. विल कंप्लीट दैट एंड देन विल स्टॉप. पेज नंबर 65 पर आ जाओ. क्या दिया? फर्स्ट क्वेश्चन हम रजिस्टर से पढ़ते क्या? द बोर्ड सीक्स योर एडवाइस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एट अ प्लेस अदर देन रजिस्टर ऑफिस. प्लीज एडवाइस. इसलिए मैंने कहा पहले केस स्टडी का क्वेश्चन देखो. ये पढ़ते वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि यस ऐसा कर सकते. तो ऊपर जब वो पढ़ना है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है. Register office is situated in classified backward area of Maharashtra. The board wants to keep its accounts at its corporate office in Mumbai, which is conveniently located. Board seeks your advice. आपको क्या ना रजिस्टर ऑफिस पे मेंटेन करना होता है, किसी और प्लेस पर मेंटेन करना है, तो you have to inform the ROC within 7 days. Board of directors to inform. बस वो 7 days वाला पार्ट है. सब लोग हैं. अच्छा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. Examine whether the authentication of financial statements of company was in accordance. जैसे मैं वो पढ़ता हूँ. अच्छा authentication section 134 दिमाग में आता है because financial statement 129 था. authentication मतलब साइन था. अब वो पढ़ने से पहले केस स्टडी मेरे दिमाग में देखो. मैं ये तरीका बता रहा हूँ एग्जाम में आपको ये फॉलो करना चाहिए अप्रोच. अदरवाइज यू विल मेस अप द थिंग्स बाय रीडिंग द केस स्टडी. जैसे वो पढ़ा ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अच्छा 134 क्या था? चेयरमैन ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एमडी. दो डायरेक्टर जिसमें से एमडी एंड सीईओ अगर डायरेक्टर है, सीएफओ अगर अपॉइंटेड है, कंपनी सेक्रेटरी. लेट अस रीड. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्ट ऑफ मिस्टर घनश्याम डायरेक्टर, मिस्टर हैदर डायरेक्टर एंड मिस्टर इंदर सेन एमडी. कंपनी हैज आल्सो एम्प्लॉयड अ फुल टाइम company secretary, full-time secretary. The profit and loss account were signed by Ghanshyam and Haider. Whether authentication was in accordance. लो कर लो बात. आपने 134 का प्रोविजन छाप दिया, फिर आपको कहना इस केस में दो डायरेक्टर्स में से एक एमडी होना चाहिए था, तो यहाँ पे दोनों डायरेक्टर्स है, प्लस कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है, वो भी होना चाहिए था, तो वो भी नहीं है. तो आपको कहना है इस केस में वो घनश्याम हैदर दोनों में से एक अलॉन्ग विद इंद्रसेन होना चाहिए था एंड कंपनी सेक्रेटरी का साइन होना जरूरी था जो सेक्रेटरी अपॉइंटेड है. सब लोग हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो. रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, अगेन examine the validity of the authentication of balance sheet and statement of P&L and the board report. What will be answered in case the company is a one-person company and has only one director who has authenticated the balance sheet and P&L and the board report? Let us read that.
सेकंड केस में तो हमें पता है इट्स वैलिड. फर्स्ट केस में ABC Limited has on its board 4 directors W, X, Y and Z. In addition, the company has Mr. D as a MD. Company has a full-time company secretary. Mr. Vice on its role. Company secretary का नाम क्या है? Vice. Financial statements for the year ended 19 were authenticated by 2 directors. कौन है वो? Excellent. आपको कहना D का साइन नहीं है, Vice का साइन नहीं है, और 2 डायरेक्टर जो साइन किए उनमें से किसी एक का रहा तो भी चलेगा. I hope it is clear. Simple है. Question number 4. Again, whether it is necessary for a housing finance company to file its financial statement in ex-barrel mode. ये पढ़ लिया एग्जाम में, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं. एग्जाम वाला कार्ड मतलब वो अगर अपने फर्स्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे यू कैन डेफिनेटली गेट ट्रैप्ड. इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको. A housing finance company is a housing finance company having paid up capital of 100 crores, turnover 145 crores, blah blah blah. कोई मतलब ही नहीं. हाँ, बट क्वेश्चन देखना. Explain with reference to the relevant provisions and rules. तो आपको पूरा एक्स बैलेंस छापना है. लिस्टेड कंपनीज, पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़, टर्नओवर, उसके बाद आपका एक्स बैरल रूल्स के तहत कंपनीज, उसके बाद वो एग्जाम्पशन सब लिखना है. और उसके बाद कहना है क्योंकि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एग्जाम्पशन में आती है उनको एक्स बैरल मोड एप्लीकेबल नहीं है. क्लियर है? सो दोस वर द 4 क्वेश्चंस. बट इसके अलावा एल से जो 128 पर एक क्वेश्चन देखा, 135 पर यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं, बट उधर आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे. We have discussed it thoroughly, we have revised it. मैं again कह रहा हूं, when you start your studies you have to study on a LIFO basis. Last in first out. क्लास में जिस सीक्वेंस में पढ़ा है उस सीक्वेंस में एग्जैक्टली उल्टा आपको स्टार्ट करना है एज फार एज लॉ इज कंसर्न. एंड फिर आपको सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, फिर एंड में इंटरप्रिटेशन. Where we started and where we end, you have to start from that. First we'll be ending on meetings chapter, so you have to start from meetings chapter. सब लोग हैं? You will end on audit chapter as the case may, doesn't matter. ठीक है? Chapter is over. Maybe I'll take tomorrow meetings chapter. We'll start with meetings chapter. एंड ऑडिट चैप्टर एंड में रखेंगे बिकॉज ऑडिट चैप्टर में रचना मैडम एक पार्ट पढ़ाती है. रचना मैडम टीचर्स 1 पार्ट, सो मे बी शी इज नॉट अवेलेबल टुमारो, डे आफ्टर टुमारो समवेयर, सो विल टेक ऑडिट चैप्टर. जैसे अभी कॉस्टिंग में एक पार्ट आपको सुशील सर पढ़ाने वाले ना, वैसे ऑडिट में एक पार्ट रचना मैडम पढ़ाती है.